अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। ठंडी ठंडी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम भी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। और अपना जो लॉन्ग वीकेंड है उसको एंजॉय करने के लिए खूब आप लोगों ने तैयारी भी कर ली होगी, क्योंकि कल 25 दिसंबर है और नेशनल हॉलीडे है। और जब वीकेंड पर एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है तो जनाब क्या ही बात है। लेकिन मेरी तरह भी बहुत से लोग होंगे जो इस छुट्टी पर भी काम कर रहे होंगे और फिर भी हम लोगों को अपनी जो छुट्टी है, जो अपना वीकेंड है, भरपूर अंदाज में गुजारना है, एंजॉय करना है। अपने और अपने के लिए जो है ना हम लोगों ने वक्त निकालना है, बहन भाइयों के साथ बैठना है, दोस्तों और वालिदैन के साथ टाइम अच्छे तरीके से गुजारना है। और सबसे बढ़कर जो है अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना होता है। और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए खुद एहतसाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करें, उसका क्या हम लोगों ने खोया है, साल क्या पाया है, इसका अंदाज़ा किया करें। और अब तो वैसे भी आपको पता है साल ख़त्म होने वाला है, तो इस साल में हमने क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, उसके हवाले से आप लोगों ने ज़रूर सोचना है। ज़्यादा मेहनत और जज्बे के साथ इन टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है अगले साल, अगर जो हम लोगों ने इस साल खो दिया है। और सबसे पहला टारगेट अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का होना चाहिए, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। तो इसी हवाले से मज़ीद भी हम लोगों ने बात बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहत और ये हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। और फिटनेस बरकरार रखने के लिए एक मुतवाज़िन खुराक और एक बैलेंस्ड डेली रूटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो लाहौरियों के लिए काफ़ी मुश्किल काम भी समझा जाता है, क्योंकि लाहौरी खाने पीने के शौकीन होते हैं और हर दूसरे दिन लाहौर में एक आदत या कह लें कि बहुत सारी कॉमन आदत जो पाई जाती हैं, और वो है लेट नाइट कुछ खाने की क्रेविंग्स हो जाती है हम लोगों को। और अक्सर लोग ये शिकायत करते भी हमें नज़र आते हैं कि डिनर में जो भी खा लें, लेकिन अगर सोने से पहले ना कुछ खाएं तो सुकून नहीं मिलता या नींद नहीं अच्छे तरीके से आती। तो रात को लेट नाइट और बेवक्त खाना सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। एक रिसेंटली तहकीक हुई है और उसके मुताबिक रात को देर तक जागने और उस दौरान खाने पीने से डायबिटीज़ और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। और एक्सपर्ट के मुताबिक भी जिस्म की अंदरूनी घड़ी हमारे सोने और जागने और दीगर मामलात को तय करती है। अगर उनमें कोई बिगाड़ आ जाए तो जिस्म पर मनफी असरात भी मुरतब होते हैं। तो रात के बेवक्त खाना जो है वो इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इस आदत पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर हैं, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, जैसे मैं बात करी थी कि हम लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और बेवक्त की जो हमें भूख लग जाती है कि रात को 12 बजे भी हमें भूख लग जाती है, तो हम फ़ौरन से या तो हम किचन में जाते हैं, किचन में जाके कुछ ना कुछ देखते हैं खाने के, या फिर ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से। तो ये जो बेवक्त की भूख है, लेट नाइट खाने की जो क्रेविंग्स है, ये हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, पहले तो ये बताइए। जी मुनीबा, बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है और बेसिकली इसमें थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी बताती चलूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारा एक पैटर्न है कि हमने रात में सोना है और दिन में जागना है और काम करना है। बट अब क्योंकि सिस्टम चेंज हो गया है, एक रिवाइवल आ गया है अलग टेक्नोलॉजी का, तो उसमें ये होता है कि हमारी नाइट पैटर्न जो है, नाइट स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। होता ये है कि हम जितनी देर रात में जागते हैं ना, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारे वो हार्मोन्स या हमारे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिन्होंने रात में ड्यूरिंग स्लीप जो है रिलीज होना होता है या उन्होंने रिलैक्स करना होता है, वो नहीं हो पाते। बेसिकली होता है कि जितनी देर हम रात में जागते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है या न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे ही वो इंक्रीज होता जाएगा आपकी क्रेविंग जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और आप देखें, रात में हमें जब भी क्रेविंग होती है ना, हमें या तो कार्ब्स की या हमें फैटी फूड की, जैसे कि कोई जंक हो गया, कोई स्वीट्स हो गई, कोई मीठे की हो गई। अब कभी भी किसी को घर में फ्रूट पड़ा होगा, उसकी क्रेविंग नहीं होगी। कभी मिल्क की क्रेविंग नहीं होगी। हमें वो चीज़ की क्रेविंग होगी जिसमें कार्ब कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो फ्राइड बहुत ज़्यादा है, जो जंक है, जो प्रिजर्वेटिव वाला है। जैसे आपने कहा हम किचन में चले जाते हैं, तो किचन में भी हम जाके वो चीज़ को निकालेंगे जो हमारी, जैसे नगेट्स हो गए, फ्राइज हो गए, जो हमारी फ्रोजन है, रेडी टू जो है, जो पड़ी होंगी, यहाँ पे कोई मीठा हम लोग को एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली हम जो अपना नाइट पैटर्न डिस्टर्ब करते हैं, सेरोटोनिन लेवल जितना इंक्रीज करेगा, और ये सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब रात में हम सोते हैं, तो इसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम सोते ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा इंक्रीज करी जाएगा, तो आपकी क्रेविंग जो है वो कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। और उससे फिर क्या इशू होगा कि जैसे ही हम वो फूड रात में लेंगे
ऑब्वियसली उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। एग्जैक्टली, हम सो जाएंगे और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह एग्जैक्टली वो इससे ही होगा कि आपका वेट गेन होगा। जैसे ही वेट गेन होगा उससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन के चांसेस होते जाएंगे। और फीमेल्स में बात करती जाऊँ तो उसमें पीसीओएस का, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से ना इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में, तो ये बीमारियां फिर बढ़ती जाएंगी। इसीलिए हमारी यंग जनरेशन में डायबिटीज, हाइपरटेंशन बहुत बढ़ता है, ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में आपको पता है खासतौर पर रात को खाबे खाए जाते हैं, रजाई में बैठ के, कंबल में बैठ के, मूंगफली खाई जाती है, डिफरेंट चीजें खाई जाती हैं, मूवीज का एहतमाम किया जाता है, फिर पिज्जाज भी मंगाए जाते हैं, पॉपकॉर्न भी खाए जाते हैं। तो फिर किस तरह, अगर इस तरह की चीजें हमने खानी है तो फिर मेंटेन कैसे हम लोगों ने खुद को रखना है? देखिए, कोशिश करें कि इन चीज़ों को अगर आपने करना है तो इनका टाइम चेंज कर लें। इनको रात में लेट नाइट पर ना लेकर जाएं, इनको पहले थोड़ा टाइम चेंज कर लें ताकि हम उसके बाद हमारे पास कुछ टाइम हो कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, बजाय इसके कि हम उसको स्टोर करें, हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो इनका टाइम चेंज कर लें। और इसमें जहाँ पर आपने जो चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लें कि वो सारी की सारी जंक है, सारी की सारी अनहेल्दी है, या कुछ हम उसमें हेल्दी भी डाल दें। तो कट ऑफ टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि मतलब इस टाइम के बाद हम लोगों ने बिल्कुल नहीं कुछ खाना है? जो आइडियली है वो तो हम ये कहते हैं कि आप मगरिब के बाद मगरिब के नमाज के बाद अपना जो है डिनर कर लें। बट स्टिल अगर उसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो 8 से 9 बजे, मैक्सिमम 8 से 9 बजे के दरमियान जो है अपना डिनर ले लें। और उसके बाद जो है कोशिश करें कि 10 से 11 बजे तक आप सो जाएं। तो मैक्सिमम जो आपका टाइम होना चाहिए डिनर का वो 8 से 9 का होना चाहिए। 8 से 9 का डिनर होना चाहिए। लेकिन अगर हमें ये बताएं फिर हमारा डिनर में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कौन सा हम खाना खाएं ताकि हमारी जो ये बेवक्त की भूख है जो हमें लेट नहीं लगती है वो ना हो? अगर उसमें हम अपना खाना बैलेंस करके खाते हैं ना, मतलब अपने प्लेट में कुछ पोर्शन प्रोटीन्स का भी रखते हैं, कुछ कार्ब्स भी रखते हैं और कुछ सैलड्स भी रखते हैं, और तो फिर अगर हम इस पोर्शन में खाते हैं ना तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी। तो लेकिन अगर हम अपना डिनर स्किप करते हैं या उसमें ही कोई अभी जैसे ना आपने सैलड की बात की है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि रात के खाने के साथ सैलड नहीं खाना चाहिए और इस तरह की चीजें, ये इसमें कितनी सदाकत है ऐसा कुछ? बेसिकली कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जैसा कि क्यूकम्बर हो गया, कैबेज हो गई, ये थोड़ा सा ना ब्लॉटिंग कॉज करती है या ये गैस का इशू करती है उन लोगों में जो एजेड हैं, 40+ लोग हैं, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो उन लोगों में रात के टाइम ये चीजें खाने से इंडाइजेशन, बदहजमी का मसला या गैस का इशू आता है। तो उस सेंस में वो कहते हैं कि हम नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। आप वो वेजिटेबल्स का सैलेड ले सकते हैं जो वेजिटेबल्स आपको सूट करती हैं। अगर नहीं आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स तो कोशिश करें कि अपने जो भी आप मील ले लें जिसमें एक पोर्शन कार्ब्स का, जैसे कार्ब्स में रोटी या चावल आ जाता है, और उसके साथ अगर प्रोटीन्स हैं जिसमें कोई वेजिटेबल्स आ गई या उसमें कोई दालें हो सकती हैं, कोई मीट का पोर्शन हो सकता है। आजकल फ़िश का सीज़न है, बहुत अच्छी फ़िश, ग्रिल्ड फ़िश ले सकते हैं। उसके साथ फिर आप ऐसा करें कि अपने डिनर में हाफ कप जो है योगर्ट ले लें या रायता बना के ले लें ताकि आपकी कंप्लीट पोर्शन जाएगा सब चीज़ों का और आपको फीलिंग ज़्यादा आएगी, फीलिंग फुल ऑफ फुलनेस, सैटिस्फैक्शन वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी हमें भूख लग गई है, इन केस अगर भूख लग जाती है रात को, फिर उसका क्या करें? मतलब क्या खाएं और कितनी क्वांटिटी में खाएं कि हमारी जो तबीयत है वो खराब ना हो, हमारी सेहत पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े? अच्छा, इसमें अगर सो जाते हैं, जागते नहीं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं, यानी केस आप काम करें, किसी भी सूरत में आपको जागना पड़ गया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी कहवा ले सकते हैं या ग्रीन टी का एक कप ले सकते हैं। अगर कुछ खाना है तो फिर 1 फिस्ट जो है ड्राई फ्रूट्स की ले सकते हैं, नट्स की, ये हेल्दी ऑप्शन है। जो हमारे पास रोस्टेड चने होते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं, वो आप 1 फिस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इस तरह के कोई डिज़र्ट जिसमें कैलोरी नहीं है, कैलोरी कंटेंट बहुत कम है, तो वो हम ले सकते हैं। अगर जैसे नट्स में भी मैं बात करूँ तो नट्स में भी हमने अनरोस्टेड लेने हैं, रोस्टेड एंड सॉल्टेड जो नट्स होते हैं वो नहीं लेने हैं। तो इस तरह की चीज़ जो है वो आप ले सकते हैं। मतलब अगर रोस्टेड रात को खाएंगे नट्स भी, तो क्या वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होंगे? क्योंकि देखिए उसमें ऑयल भी ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसीलिए रोस्टेड नहीं, उसमें फिर कैलोरी जो है इंटेक वो उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सेकंड ये कि हम जब नट्स खाते हैं ना तो उसमें हमें क्वांटिटी का आइडिया नहीं होता। अगर जार भी पड़ा हुआ है तो हम जार भी खा लेते हैं। तो कोशिश करें कि 1 फिस्ट मेजर करके खाएं। हर एक की फिस्ट जो है उसके अपने बॉडी के अकॉर्डिंग होती है, जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक प्रोटीन का पोर्शन हम 1 फिस्ट कहते हैं। तो अगर 1 फिस्ट वो खाता है और उसके साथ कोई जैसे ग्रीन टी ले लेता है या कोई भी कहवा ले लेता है, तो उसकी वो सेटिस्फेक्शन फीलिंग जो है क्रेविंग की सेटिस्फाई हो जाएगी। और जैसे अभी आपने ग्रीन टी की बात भी की है, और बहुत से लोग खाने के बाद या तो ग्रीन टी पीते हैं, चाय पीते हैं, और या फिर वॉक कर लेते हैं, तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद ये चीज़ें हम कर लेंगे तो हमारी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कुछ चीज़ों के खाने पीने के हवाले से तो वो कम हो जाएंगे, ऐसा है?
अच्छा देखिए, डिपेंड करता है। जो खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी तो हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो मज़ीद ब्लोटिंग करती है, मज़ीद एसिडिटी करती है। हाँ, अब हम ये नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने अगर 1000 या 2000 कैलोरी का मील लिया एक, कोई भी, और उसके बाद हम अगर 1 कप ग्रीन टी पी लेंगे तो हमारा वज़न कम ज़्यादा नहीं होगा। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है ज़रूर कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके खाने को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड खाना रहता है, जो हजम नहीं होता, बाद में वो आपको इशू करता है, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन खाने के 1 घंटे के बाद कोशिश करें ग्रीन टी ले, फ़ौरन बाद ना लें। और दूसरी बात आपने की चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, तो चाय और कॉफ़ी खाने के फ़ौरन बाद नहीं रिकमेंडेड होती, एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। रीज़न ये है कि जो चाय है उसमें कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन जो है हमारे खाने में जितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, यानी कि उनके उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी में, पर्टिकुलरली आयरन एंड बी विटामिन और कैल्शियम। ठीक है, तो इसीलिए हमें खाने के 2 घंटे के बाद चाय लेनी चाहिए, खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं लेनी चाहिए। लास्ट जो आपने बात की वॉक की, खाने के बाद वॉक, आप, ये सुन्नत भी है हमारी 40 कदम चलना, और ये रिकमेंडेड है। लेकिन याद रखें, खाने के बाद हम जब वॉक करेंगे ना, तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करेगा, वो वेट लॉस नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने वेट लॉस करना है उनको खाने से पहले वॉक करनी चाहिए। जिन लोगों ने उस खाने को डाइजेस्ट करना है वो खाने के 5-10 मिनट का गैप देकर खाने के बाद जो है वो हल्की फुल्की चहलकदमी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने कॉफ़ी या जो चाय पीते हैं उसकी बात की है, 2 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे बाद पीनी चाहिए। लेकिन हमें बताइए कि क्या ये जो ज़्यादा इनटेक होता है चाय और कॉफ़ी का खाने के बाद, तो ये क्या हमारा मेटाबॉलिज्म जो स्पीड है उसको कम तो नहीं कर देता? ये डिपेंड करता है कि आपने वो चाय किस तरह से बना रहे हैं, उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, उसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और फिर किस टाइप का मिल्क ले रहे हैं, आप लूज़ मिल्क से बना रहे हैं या आप वो टेट्रा पैक वाले मिल्क से बना रहे हैं, तो ये उसकी कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की चाय है। फिर उसकी क्वांटिटी भी, अब वो कप चाय का पी रहे हैं पूरा दिन में या जब भी दिन में पी रहे हैं वो मग है। यूजुअली जो मुझे पेशेंट बताते हैं वो मग होता है। अच्छा, दिन में 3 से 4 मग पीते हैं। मग का मतलब ये है कि 1 मग में 2 कप होते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना होता है, और इससे फिर होता ये है कि हमारे ना जो कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी जो है इसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कैफीन जो है अगेन न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर रहा होता है। वो लोग जिनको स्टमक इश्यूज हैं उनको चाय रिकमेंड नहीं होती इतनी ज़्यादा, वो मज़ीद एसिडिटी करेगी। खाली पेट चाय रिकमेंड नहीं की जाती, ये भी आपका जो जीआई सिस्टम है उसको ख़राब करती है। और वो पेशेंट्स जिनको जॉइंट्स का इशू रहता है, पेन वगैरह रहती है, उनको भी कम से कम चाय का इस्तेमाल करना। मतलब अगर रात को हम लोग टाइमली खाना खा लें, जैसे आप 7 से 8 बजे का टाइम बता रही हैं, तो वो हमारे लिए आइडियल है। एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद अगर हम खाएंगे, बहुत से लोग हैं जो उनको टाइम नहीं मिलता, वो उस टाइम में नहीं भी खा पाते, तो उनको 10, 11, 12 बज जाते हैं खाते हुए, तो वो फिर क्या करें इस हिसाब से? वो फिर कोशिश ये करें कि उसमें कार्ब्स वाली चीज़ों की, जैसे रोटी और चावल का इस्तेमाल कम से कम करें, कम कर दें। जैसे ग्रिल्ड चिकन या बारबेक्यू या ग्रिल्ड फिश वगैरह ले लें, उसके साथ सैलड का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ें कबाब वगैरह है उसके साथ सैलड ले लें, या एक बीन्स का सैलड बना के, या चना चाट, इस तरह वाली कोई चीज़ ले लें जिसमें कार्ब्स की अमाउंट जो है वो कम से कम हो और प्रोटीन्स जो है वो थोड़ी हाई हो। तो फिर उनको जो है ना वेट रिलेटेड इश्यूज जो है वो नहीं आएंगे और डाइजेस्ट भी ईजी हो जाएगा। डाइजेस्ट ईजी हो जाएगा। अभी आपने बात की है तो मर्द हजरात की जो मैं बात पूछने लगी हूँ कि वो खाने के बाद अमूमन कहते हैं कि हम लोग सिगरेट नोशी करेंगे तो हमारा जो खाना हजम हो जाएगा, तो ये जो मिथ है या ये इसमें कितनी सदाकत है? बेसिकली अगेन इसमें जैसे हमने चाय की बात की, अगर हम इसकी सिगरेट की बात करते हैं तो इसमें निकोटीन होती है, तो मोर और लेस दोनों एक ही काम करते हैं। बेसिकली ये डाइजेस्ट नहीं करती खाने को, ये हमारा एक प्लेसिबो इफेक्ट बना हुआ है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि निकोटीन है या कैफीन है, इसकी एडिक्शन होती है ब्रेन को। जब तक हम वो चीज़ नहीं लेंगे तो वो आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ मिस कर दिया है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो वो लाजमी आपको लेनी होती है। तो अगेन वो भी डाइजेस्ट नहीं करता, वो हमें सिर्फ मेंटली रिलैक्सेशन होती है कि साहब हमने सिगरेट पी लिया, और अगेन वो उसमें भी निकोटीन है, तो वो भी आपके न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन है उसको हिंडर करेगा। और स्मोकिंग करने वाले लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है, तो फिर उनको साथ में विटामिन सी रिच डाइट जो है वो भी लेनी चाहिए। नॉर्मल पर्सन के लिए 1000 mg विटामिन सी होता है, लेकिन स्मोकिंग जो पर्सन कर रहे होते हैं उनके लिए 2500 mg जो विटामिन सी है वो रिकमेंडेड होता है एक्स्ट्रा। और दूसरा अनम, बहुत से लोग हैं जिनको एक मतलब ये कॉन्सेप्ट है उन्होंने बनाया हुआ है कि हम लोग रात को दूध पीते हैं तो हमें अच्छी नींद आ जाती है। रात का दूध का जो इंटेक है वो कितना सही हो सकता है और क्या हमें पीना चाहिए रात के वक्त गर्म दूध करके? हाँ देखिए, रात के टाइम गर्म दूध करके पी सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है।
और इवन वो लोग जिनको नींद का इशू है वो गर्म दूध में तुख मलंगा डाल के पी लें, उससे स्लीप बहुत अच्छी आती है उनको। दूध हल्दी का इस्तेमाल जिन लोगों को पेन, और ये जो क्रेविंग्स आएंगे भी मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे। ये एक हेल्दी ऑप्शन है ना हमारे पास। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम इसमें जैसे तुख मलंगा डाल लें, इसबगोल डाल लें, उससे ये होगा कि फाइबर चला जाएगा, स्टमक एकदम से फिल हो जाएगा। अच्छा। तो फिर कुछ खाने की भूख महसूस ही नहीं होगी ना कि हमने कुछ और भी खाना है। इसी तरह से अक्सर सर्दियों में लोग कहते हैं कि हमें पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, तो वो दूध हल्दी का इस्तेमाल रात को कर सकते हैं, वो बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा। तो दूध का इस्तेमाल 1 कप जो है विदाउट शुगर हम कर सकते हैं। ये हमारे वेट के लिए भी अच्छा होता है और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए। तो हम इसको ले सकते हैं कि खाने के बाद हम उसको भी उसका इंटेक कर सकते हैं ताकि जो हमारी लेट नाइट क्रेविंग्स है वो खत्म हो सकती है। उसको ऑल्टरनेट हमारे पास भी मौजूद है। हमारे साथ अनम मंजूर मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और हमारे साथ डिस्कशन किया। जिस तरह बात करते हैं जनाब की लेट नाइट जो क्रेविंग है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है कि 7 से 8 के दरमियान आप लोग खाना खा लें और उसके बाद जो है ना ही कुछ खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जनाब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों की मुश्किलात का जिक्र करते हैं। तो आज जिस मसले का जिक्र हम करने जा रहे हैं वह ऐसा माशरती नासूर बन चुका है जो खामोशी से माशरे की जड़ें खोखली कर रहा है। नशे की लत नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है और लाहौर के गली कूचे देख लें आप, अहम सड़कें देख लें, फ्लाईओवर्स, मेट्रो बस के पुल नशेइयों के डेरे इस वक्त बन चुके हैं और शहर के सैकड़ों मकामात पर सरेआम नशा भी फरोख्त हो रहा है। बेघर मनशियात के आदी अफराद की हलाकतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और दिन ब दिन ये इजाफा हो रहा है। रवा साल भी सैकड़ों बेघर और नामालूम मनशियात के आदी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लाशें फुटपाथों से मिली, पार्क्स और सड़क के किनारों से मिली हैं। नशे के आदी अफराद की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ऐसे अफराद को नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, है कंसल्टेंट हैं इंसदाद मनशियात मुहिम, और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक हैं, माहिर नफ्सियात हैं। सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और मैडम आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। रवा साल हमें बताइएगा कि जो नशे के आदी अफराद हैं कितनी तादाद में जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और अगर इनका मुकाबला किया जाए पिछले साल से तो इस साल कितनी इनकी तादाद बढ़ी है? जो अभी रिपोर्ट मुरतब की है ड्रग्स के हवाले से जी, उसमें तकरीबन पिछले साल के निस्बत अमवात ज़्यादा है। ठीक है। नियर अबाउट तकरीबन 500 से के करीब हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमने ये वो रिपोर्ट ये डाटा दिया है जो सिर्फ सड़कों, बागों, पार्कों पे है, जो लाशें मिली अननोन डेड बॉडी जिसे कहते हैं, और ये घरों और हॉस्पिटल में बनने वालों का नहीं डाटा है। अगर उनको आप शामिल कर लें, उनकी कलेक्शन हो जाए तो वो तो आपको हज़ारों में मिल सकते हैं। इसके बाद फिर जब इनको दफनाया जाता है तो ना इनका नाम है, कोई शनाख्त नहीं, अननोन, और FI की कॉपी और तस्वीर के साथ को दफना दिया जाता है। ये तो 2021 का ये है डेटा जो बता रहा है। उसके बाद फिर डेटे से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जो ट्रीटमेंट की सहूलतें हैं, इनको बहाली के मराकज़ हैं, इनकी रीसेटलमेंट है, वो कोई नहीं। इस साल भी हम मायूस रहे किसी भी तरीके से। लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख की आबादी में सिर्फ 100 से 70 बेड का एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। बाकी हॉस्पिटल जितने थे उनमें डेंगी और ये मतलब निजी कोरोना की वजह से बंद कर दी। सरकारी तौर पर कोई भी ऐसी कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं इनके हवाले से। बेड का इजाफा नहीं किया। मैं सारा साल कहते रहा एक बेड का इजाफा नहीं किया। उसके बाद फिर आ जाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम पे, जीरो टॉलरेंस। इस पे भी बात करेंगे इकदामात करने की जरूरत कितनी है और क्यों नहीं उठाए जा रहे, इस पे भी सर आपसे बात करेंगे। राफिया साहिबा, मुझे आप बताइए कि क्या वजूहात आपको लगती हैं कि ये जो नशे की लत लग जाती है अमूमन, क्या शौक में जो नौजवान नस्ल है इसकी तरफ रागिब हो जाती है या इंस्पिरेशन हासिल कर लेती है किसी से? क्या रीजंस आपको? मल्टीपल रीजंस हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, अगर हम यूथ की बात करें तो हमारा जो
नौजवान है वो एक कह लें कि कई दफ़ा थ्रिल की वजह से, कि उसको कई दफ़ा बोर्डम की वजह से, कई दफ़ा ऑलरेडी सुपर इम्पोज्ड मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंजाइटी का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का, और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उन बच्चों में जो कि ब्रोकन फैमिलीज़ के होते हैं, जिन बच्चों की निगलेक्टफुल पेरेंटिंग की जाती है बचपन में, पेरेंट्स की वो तवज्जो नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि जब ड्रग लेते हैं ना, चाहे किसी किस्म का भी नशा हो, चाहे कोकेन हो, हेरोइन हो, आइस हो, कोई भी नशा हो, गेमिंग एडिक्शन हो, उस सब में एक ही चीज़ होती है कि जब वो नशा आवर अद्वियात या जो भी चीज़ ले रहा है, अल्कोहल है, तो उसके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन जो है वो एक रिवॉर्ड प्रोड्यूस करता है, और वो रिवॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप आम चीज़ों से उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलता। आम लोगों को जैसे आप देखें कि अगर फेसबुक है, उस पर कोई लाइक आती है तो उससे भी वो रिवॉर्ड होता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है ड्रग्स के बाद वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को इस तरीके से लगता है कि शायद हम एक दफ़ा लेंगे तो हम एडिक्ट नहीं होंगे, लेकिन ग्रेजुअली उनकी डिपेंडेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अब जो इसका कॉमन नेम है, अब हम इसको सब्सटेंस, हम एडिक्ट्स नहीं कहते, क्योंकि एडिक्शन जब हम कहते हैं ना एडिक्ट, तो हम एक स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं उस बंदे को, उस बंदे के अंदर फिर वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ जाती है कि ओके मुझे तो सब नशे ही कह रहे हैं, एडिक्ट कह रहे हैं, मैं तो यही करूंगा, यही करूंगा। तो लेकिन ये कि नफ्सियाती ज़बान में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आप देखें कि मल्टीपल चीज़ों के नशे आजकल हमारी, अगर यूथ को देखें और हमारे कैंपसेस, दे आर नो लॉन्गर सेफ, क्योंकि वहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी है। हमारे तालीमी इदारों में ये खास तौर पर ये चीजें, जी बिल्कुल, और उसमें बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हमारे कौन सा ऐसा सिलेबस है, बीइंग प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, हमारी अपनी नफ्सियात के सिलेबस में ड्रग एडिक्शन नहीं हम पढ़ा रहे कि क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं ना। पेरेंट्स को पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। आप देखें कि एक बच्चा अगर वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, या वो आ रहा है सॉम्स पारी मुंह में डाल के आ रहा है, च्युइंगम मुंह में डाल के आ रहा है, और उससे खुशबू आ रही है जो कि आम लोगों से नहीं आती घर में, तो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स को पता होने चाहिए कि वो उनका बच्चा किसी ना किसी चीज़ में मुलव्वस है। दूसरा है कि हम इतने निगलेक्टफुल हो गए हैं कि हमारे जवान बच्चे कहाँ फिर रहे हैं, किन दोस्तों के साथ है, हमें नहीं पता। तो ये कि देखें, स्मोकिंग से स्टार्ट होती है, ये 3 तरह के यूजुअली होता है। स्मोकिंग हो सकती है, स्निफिंग हो सकती है। जब लोग इकट्ठे बैठते हैं, स्मोक करते हैं, तो स्मोकर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडिक्टिव मटेरियल की तरफ जाएं। और किस तरह का मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है? अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो सर आप बताइए, किन किन इलाकों से ये जो नशावर चीज़ें हैं ये मिलती है, दस्तयाब हैं, और ये कहाँ से आती हैं? मुनीबा, मैं आपकी गुफ्तगू से पहले थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन बयान करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वाक़यात हुए। ये 3-4 रोज़ पहले मैं अपने बेटे के साथ अपने घर जा रहा था। हमारी एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो रही थी ड्रग्स के वाले से। उनके जो मंदुबीन उनको अशाया दिया हुआ था। मुझे GT रोड के ऊपर UET के बाहर मेरे गाड़ी के आगे पुलिस की मोटर बाइक आ जाती है। ठीक है। वो रुकने का इशारा करते हैं। सारी बात, मैं एक कानून पसंद शहरी हूँ। मैंने रुक के मैंने उससे पूछा आपने मुझे क्यों रोका है? उसने मुझे कहा कि आपकी गाड़ी चेक करनी है। मैंने कहा मेरी गाड़ी चेक करनी है? क्या मेरी गाड़ी के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। आप क्यों गाड़ी चेक कर लें? उसके बाद अभी वो गाड़ी में अंदर गए तो वो उसकी ना मुझे गुफ्तगू से, सारी बात, मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, तो मुंह से मुझे शराब की स्मेल आ रही थी। अच्छा, ये पुलिस वाले थे? ये पुलिस वाले थे, क्योंकि आप मुझे अक्सर प्रोग्रामों में ये सवाल पूछती थी ना कि पुलिस का ड्रग टेस्ट होता है। तो मेरी कोशिश रही है, मैंने आपको कई बार कई प्रोग्रामों में कहा, मेरी नेगेटिविटी नहीं, मैं पॉजिटिविटी को। देखिए, मेरे जैसा बंदा अगर महफूज नहीं है, जो इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ मुझे भी बड़े थ्रेट आते हैं। मैं उन थ्रेट को ना, बड़े अल्लाह का शुक्र है, किसी तरीके से मैं उसको यहाँ बाद अफसरान काम नहीं करने देते। मैं आज बड़ी बातें खुल के आपको बताना चाहता हूँ। अफसरान काम नहीं करने देते। कहते हैं एक अफसर 8 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है। आप बिलीव करें, हेल्थ डिपार्टमेंट का है। मैं कितनी बात, जब वो पुलिस वाले को मैंने कहा कि आपके मुंह से तो शराब की, कहता जी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं कहा आपका तो रवैया ही नहीं ये बोलने का। और दूसरा जो था, उसने गन पकड़ ली मुझे, उसने जो मेरे साथ किया, मैंने बेटे अपने कहा 15 पे कॉल करें। देखें, हमने कानून का सहारा लेना है। मुझे वो सारी चीजें आती हैं जो वो करना चाहता था। जब हमने 15 पे कॉल की, मैंने CCP ऑफिस फोन किया, वहां से रिस्पॉन्स ना, मैंने फिर SP सिविल लाइन, उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स दिया मुझे, कादमी साहब ने, पुलिस आ गई। लेकिन इस दौरान एक मॉब इकट्ठा हो जाता है। उनमें वो एक तो पहला निकल के जो अपने आप को कहता है, वो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। उसके बाद वो सड़क क्रॉस करके भाग जाता है। और दूसरा जो है, उसको वो पकड़ लेते हैं, उससे कार्ड मिलता है पुलिस का।
ठीक है। तो इतनी देर में जब पुलिस आती है, डॉल्फिन आती है, वो भाग जाता है। कहने का मकसद ये है, देखें हम कितने गैर महफूज हैं। मैं इस अगर फील्ड में काम करता हूँ, मैंने पिछले CCPO साहब से भी कहा था, मैं फ्रंट लाइन पे काम करता हूँ। अगर बाद लोग चाहते हैं कि मैं काम ना करूं, रोक दूं इस मसले को, और मैं बार बार कहता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम, ये लाहौर शहर जो है ड्रग्स के वाले से आइंदा 5-6 साल में कोलंबिया और बोलिविया बने। अभी भी मेरे ख्याल से गढ़ बन चुका है। हम कोई भी शाहराह देख लें, कोई भी चौक देख लें, गली देख लें, हम लोग वहाँ पे हमें नशे ही नजर आते हैं। 120 मकामात हैं और जहां खुलेआम ये ड्रग्स बेची जा रही होती हैं और वो लोग खुलेआम ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो मुझे सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे एलीट क्लास की बात की मैडम ने भी, कि एलीट क्लास में ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, निचले तबके में भी होते हैं। हमें एलीट क्लास के हवाले से बताइए, उस क्लास में किस तरह के ड्रग्स यूज किए जाते हैं और क्या उनके ऊपर भी कोई हाथ डालने वाला है, कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ भी कोई? क्योंकि हम सब लोग जो बात, मैं भी उसमें शामिल था, सड़कों बागों पार्कों की बात, मिडिल एंड पुअर क्लास की बात। अभी रिसेंटली हमने ना लाहौर की जो बेदिया रोड, ड्राइवेंट रोड और बरकी रोड पे सोसाइटीज़ है ना, उनमें एक कैंपेन शुरू करने का फैसला किया, और की भी है, स्टार्ट की हमने कैनाल व्यू सोसाइटी से। हमने सब लोगों को इकट्ठा किया है, और करने के बाद, क्योंकि मानने के लिए कोई तैयार नहीं कि मेरा बच्चा नशा करता है, वहाँ 3-4 चीज़ों की तरफ पहला जो स्टेप था, सिर्फ नॉक करने के बाद पेरेंट को ये इन्फॉर्म किया है कि आपके घर जो डिलीवरी रात को देने वाला है ना, आप तो सो जाते हैं, आपके घर देखें उबर और क्रीम जो हम ऑनलाइन पे मंगवाते हैं, वो देर से आती है। नशा करने वालों ने अब ऐप बना लिए हैं। नशा करने वाला जो बंदा है, डिलीवरी करने वाला, वो विद इन 5 to 6 मिनट आपकी रेंज में होगा। तो हमने ये पेरेंट्स को रियलाइज करवाने की कोशिश की है कि आप अपने घर में जब रात को सोते हैं और आपके बच्चे जागते हैं, जब आप पिज्जा देने वाला आएगा, फलान देने वाला आएगा, कॉफी देना, आप ये इंश्योर करें कि वो आपके बच्चे को ड्रग तो नहीं दे रहा। अब अगर आपका बच्चा और बच्ची 3 दिन जागते हैं कुछ चीज लेके, तो आपको तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान, उसमें बेसिकली हमने ये भी चीज इंट्रोड्यूस किया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन के, पेरेंटिंग स्किल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो टीचिंग की बाद में हम बात करें, पहले पेरेंटिंग स्किल की बात करें, क्योंकि उसका पेरेंट का बड़ा रोल है। तो बच्चे और बच्चियां जो अपर क्लास के हैं वो क्या करते हैं, अभी नया साल आने वाला है, मैं अभी प्रोग्राम अभी थोड़े दिन होंगे आने वाला होगा, अब देखें न्यू ईयर नाइट, हमारा एक स्टिग्मा अपर क्लास सोसाइटी का, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आएंगे, आपको आइस मिलेगी वहाँ पे, आपको एस्टेसी टैबलेट, LSD टैबलेट, कोकीन और हैश मिलेगी वहाँ पे। आपको सारे अपर क्लास के ड्रग्स हैं। अपर क्लास के, और आप जाएंगे वहाँ पे, देखें मुझे ये बात बताएं, आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि मियाँ और बीवी दोनों कहीं जाके नशा करें और जाके वहां पे वो डांस करें। मुझे, आप जहां भी जाएंगे आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो सवाल ये है, पेरेंट्स के लिए अलमिया है, बड़े जो लोग अपर क्लास के हैं वो भी परेशान है। बिल्कुल, वो इतने परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं उनके घरों में काउंसलिंग के लिए जाता हूं। के लिए जाते हैं। और दूसरा राफिया जी, मतलब पेरेंट्स के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि पेरेंट्स तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते कि हमारा बच्चा किसी नशे में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा, फिर उनको किस तरह, मतलब उनको छुपाना नहीं चाहिए। देखिए मुनीबा, इनकी बात से मुझे सर की बात से ख्याल आया, साउथ कोरिया में एक कपल जो कि गेमिंग एडिक्शन का शिकार था, उनकी बच्ची की मतलब उसकी मेल न्यूट्रिशन से डेथ हो गई। उस बच्चे को इवन के वो खाना ही नहीं दे रहे थे, प्रॉपर दूध नहीं दे रहे थे। तो मतलब ये तो इस लेवल तक जा सकता है। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, पेरेंट्स को मेरा ख्याल में थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है। हमें थोड़ी सी कनेक्टिविटी बच्चों के साथ बढ़ाने की ज़रूरत है। हम उनको बेसिक नीड्स तो दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी बाकी नीड्स का ख्याल नहीं रख रहे। हम लोगों को थोड़ा सा अपने बच्चों पे नज़र रखने की भी ज़रूरत है। हमें मेरा ख्याल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह के अब तो मीडिया भी इस चीज़ को बहुत टेकअप कर रहा है कि किस तरह एक आम ले पर्सन आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरा बच्चा जो है। और आप यकीन करें कि अब की माओं का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने ज़माने की जो मदर्स होती थी वो बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती थी। कुछ भी सिम्टम ऐसा नजर आता था उनको, और उसमें ये होता था कि तब हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, फॉर्चुनेटली वो सब लोग होते थे, सबकी नज़र होती थी। अब ये क्या करते हैं, बच्चे के ये लेट आते हैं, पेरेंट्स सो चुके होते हैं। बिल्कुल सर की बात ठीक है कि हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा किधर है, किसके पास है। और सिर्फ बच्चा नहीं, आप देखिए कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, उसमें भी रेशो बढ़ गई है। उसमें ये बात होती है कि जब डोपामिन रिलीज होता है ना, तो फीमेल्स में ज़्यादा रिलीज होता है और उनको इससे ज़्यादा जो है एडिक्शन जल्दी होती है। और वो इसकी जब उनका इलाज भी किया जाए
है तो वो इलाज के बाद उनकी जो वापस आने की, या आप कह लें कि विड्रॉल के बाद जब उनको पूरी तरह इलाज भी कर देते हैं, लेकिन वो दोबारा से रिलैप्स में आ जाती है। तो 90% रिलैप्स है इस चीज़ का। और अगर कोई पेरेंट्स ये सोचें कि हम बच्चे की शादी, देखें ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जी एक बच्चा एडिक्ट है और हम बच्चे की शादी कर देंगे, आने वाली उसको संभाल लेगी। मतलब दिस शुड बी, मेरे ख्याल से आने वाली के ऊपर आप जुल्म करेंगे अगर इस तरह की कोई भी चीज करेंगे। सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट हैं एंटी नारकोटिक्स के, और प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, और जिस तरह हम बात कर रहे थे, और ये जो नशे की लत है इसको जनाब हम लोगों ने मिलकर खत्म करना है, इस मुआशरे का जो नासूर बनता जा रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, और जहां सभी को ये फिक्र लाहक होती है कि क्या खाएं और हम क्या पिएं, और क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि इस मौसम में असरात जो है इसके, और वो जो मुख्तलिफ बीमारियां हमें लाहक हो जाती उनसे हम बच सकें। तो वही ये भी मसला है, सबसे बड़ा मसला कि सर उठा रहा है, वो है कि क्या पहना जाए सर्दी के मौसम में। तो मौसम के साथ साथ हमारे पहनावे भी चेंज होते जाते हैं, और लिबास अपनी तराश खराश के एतबार से नए अंदाज भी में ढलता है। तो जूं मौसम तब्दील होता रहता है, वैसे वैसे हमारे जो ड्रेसेस हैं उनमें भी चेंजिंग्स आती रहती हैं। हमारी डेली रूटीन में तो गुजारा हो ही जाता है कि हमने क्या पहना है, लेकिन असल मसला मेरे ख्याल से जनाब तब आता है जब हम मौसम में, इस मौसम में ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब कोई इवेंट हमारे सर पर आ जाता है, और ख़वातीन ये सोचकर परेशान होती हैं मुझ समेत कि अगर हमने शादी पर जाना है तो हमने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। इतनी सर्दी भी है, अगर हमने काम वाला सूट पहना है तो उसके ऊपर स्वेटर तो नहीं हम पहन सकते, या अगर हम शॉल लेंगे तो किस तरह की शॉल लेंगे, हमारा काम वाला जोड़ा तो नहीं छुप जाएगा। अगर हम लोगों ने उसके नीचे इनर में कुछ पहनना है, हाई नेक पहननी है, तो वो तो बहुत ही बुरी लगेगी। तो करें तो क्या करें, ये मसला जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। तो सर्दी के मौसम में हमने जनाब किस तरह का ड्रेस पहनना है, कौन से रंगों का इंतखाब करना है, ये सारे सवालात के जवाब आज जो है ना हमने लेने की आज कोशिश करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समन असद हैं, जो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है। समन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। समन, आजकल बहुत से जो है ना सवालात हैं जो मैंने आपसे करने हैं, जो मैं भी पूछना चाहती हूँ, जो मेरे देखने वाले भी आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग शादी सीजन है, आपको पता है, तो जो हमारी पर्सनालिटी जो हमारी दिखाता है वो हमारे ड्रेस का सिलेक्शन दिखाता है कि हम लोगों ने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है। तो हमें बताइए कि जब हम अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो किन किन फैक्टर्स का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें ड्रेस पहना हुआ सूट भी करे और हमारी जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा अच्छी भी लगे। बहुत ज़बरदस्त सवाल है इसमें कि ट्रेंड में आजकल काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और ज़्यादातर फोकस लोगों का होता है कि हम ट्रेंड को फॉलो करें। हमेशा कोशिश किया करें, ट्रेंड में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, 2-3 चीज़ें होती हैं। उसके लिए जो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तो आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग लेंथ्स को फॉलो करें। ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वेल हाइटेड हैं, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल लेंथ की तरफ भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ की तरफ ना जाएं। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टॉल हो, और जब आप लॉन्ग लेंथ की तरफ जाते हैं तो आपको एक इलोंगेट लुक देता है। तो वो कोशिश करना चाहिए कि फिर आप उस दिन बिल्कुल ही एक रॉन्ग इमेज प्रोजेक्ट ना कर रहे हो। तो लेंस के हिसाब से जो है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके फिजिक का। ठीक है, फिजिक में अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ओवरवेट हैं और आप ओबेसी साइड पे हैं, तो फिर आपने जो ड्रेसिंग करनी है, कोशिश करनी है उसको हॉरिजॉन्टल कोई डिज़ाइन ना हो। ठीक है, ना ही वो डिवाइड की तरफ जा रहा हो। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ तक आपका कोई और कलर है, इधर तक कोई और कलर है। ठीक है, तो आपने कुछ भी चीज हॉरिजॉन्टल में नहीं लेनी, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रॉड है और हमारी आई ट्रेवल करती है दिस वे टू दिस वे और दिस वे टू दिस वे। इफ यू आर ऑलरेडी ब्रॉड, तो फिर क्या होगा कि आपने अगर हॉरिजॉन्टल कुछ पहना हुआ है, आप ज्यादा और फैले हुए लगेंगे। तो कोशिश करें कि वर्टिकल लाइंस की तरफ चले जाएं। अच्छा, मैं हमेशा अपना जो है ना वो एग्जाम्पल लोगों को जरूर देती हूँ, क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ लेकिन मेरी हाइट अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी चीज पहनूं तो मैं डार्कर कलर्स में चली जाऊं। ठीक है, डार्कर कलर्स आपको एक स्लिम लुक देते हैं।
ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक्सपोज तो नहीं करना कुछ भी, आपने अपनी उन सारी वीकनेसेस को हाइड करना है। ठीक है, तो आप डार्कर कलर्स में जाएंगे अगर इफ यू आर फैटियर साइड, और साथ आप जाएंगे वर्टिकल लाइंस में, तो यहाँ पर आके आप अपने आप को एक बड़ी अच्छी लुक दे सकते हैं। मतलब लेकिन जो फिर फैटी नहीं है, जो दुबले जो पतले फैटी हैं, नहीं है उनके लिए तो फिर उनके बड़ी लिए मौजें क्या? हैं ना। लेकिन अब यहाँ पर एक और स्टोरी साइंस आ जाती है। आपने देखा होगा बच्चियां आजकल की फैटी नहीं भी हैं तो उनकी हाइट शॉर्ट है, तो उनके लिए ये कि वो बड़े अच्छे पेस्टल कलर्स फॉलो कर सकती ठीक हैं। है। पेस्टल कलर्स आपको एकदम हाईलाइटेड लुक देते हैं, आपको एक प्रोमिनेंट लुक देते हैं। तो आप पेस्टल कलर्स की तरफ जा सकती हैं, आप लॉन्ग लेंस की तरफ जा सकती हैं, लेकिन चूंकि आप शॉर्ट हैं तो फिर आप हॉरिजॉन्टल में ना जाएं, क्योंकि जैसे वो ऐसे होगा तो आप और ज्यादा लगेंगे, छोटे लगेंगे। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करना ये बड़ा अच्छा होता है कि हम यहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं, लोगों को बड़ा पता चल जाता है। एग्जैक्टली। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर फैट एंड शॉर्ट, तो फिर आपने डार्कर कलर्स में जाना है और लाइंस में जाना है, और लाइंस में और लॉन्ग में जाना है, और बहुत बड़े बड़े पोल्का डॉट्स नहीं पहनने। ठीक है। लोगों को ज्योमेट्रिकल चीजें पहनने का बहुत शौक है, और जैसे आजकल बहुत प्रिंटेड भी चल रहे हैं, प्रिंटेड चल रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर इफ यू आर एन ऑफिशियल वुमेन तो फिर कोशिश करें बहुत ज्यादा फॉर्मल फ्लोरल प्रिंट्स ना पहने। ठीक है। ठीक है। इफ यू आर प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल लेडीज अपनी पर्सनालिटीज को जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ है, सच है, दुख की बात है, हरासमेंट होती है। और जब हम बहुत ज्यादा ब्राइटर कलर्स पहनते हैं, बहुत ज्यादा पॉपी शेड्स पहनते हैं, तो आप हाईलाइट हो रहे होते हैं। फिर अगर कोई हमें मजाक से भी कुछ कहता है तो हम कहते हैं हाँ हमें हरास किया जा रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा डाउन साइड पे लेकर जाएं। ठीक है, आपने लाइट कलर्स की तरफ जाएं, बहुत ज्यादा कलर्स ना पहने, फ्लोरल चीजें ना पहने, आप ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स पहने, डार्कर कलर्स पहने, और कम से कम रंगों का इस्तेमाल करें ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। ठीक है, मतलब अगर किसी ऑफिशियली आप कहीं जा रहे हैं तो तब इस चीज़ का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। लेकिन समन, आजकल शादी सीजन है, शादी के हवाले से हमें बताइए कि किस तरह की हमें ड्रेसिंग करके जानी चाहिए, क्योंकि आजकल शरारे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, गरारे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। किन लोगों को पहनने चाहिए शरारे और किन लोगों को शरारे नहीं पहनने चाहिए? देखो, मुझे ना एज ए स्पीकर मैं कहूँगी मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ये करती है, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ। सबसे पहले तो आप देखें कि जिसकी शादी पे जा रहे हैं उससे आपका रिलेशनशिप क्या है। बहुत क्लोज है? अगर तो बहुत क्लोज है, जैसा आपका भाई है, आपकी बहन है, मामू है, चचा है, अच्छा, खाला है, पप्पो है, तो वो आपका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। Exactly, उनकी शादी पे तो आप साड़ी भी कैरी कर सकते हैं, गरारे शरारे भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना एक चौथे महल्ले में शादी है, यू आर इनवाइटेड देयर, तो वहाँ पे फिर आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे होंगे और वो फिर आप पे सूट नहीं कर रहा होगा। तो सिचुएशन कंडीशन को फोकस करना बहुत जरूरी है। पैलेट हर साल एक आ जाती है, कलर पैलेट हमारे पास आ जाती है। उस कलर पैलेट में हमें स्क्रीन पे आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। अभी समन कलर पैलेट पे बात करेंगे, लेकिन अभी जैसे शादी का हम बता रहे हैं, तो मरियम नवाज और जुनैद सफदर उनके बेटे की शादी हुई है, उसमें हमने बहुत सारे जोड़े देखे हैं, खूबसूरत से, काम से भरे हुए और कलरफुल भी देखे हैं, बहुत खूबसूरत। तो उसके हवाले से हमें बताइए। वही मैं आपको बताने लगी थी कि जब मैंने अपनी कलर पैलेट एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने ये जो हमारी फेमस वेडिंग थी उसको फोकस किया, तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि जिस वक्त जिस कलर का ट्रेंड आता है आपको वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है, कुछ नेचुरल चीज़ है। तो आप देखें कि मेरे कलर पैलेट्स को अगर आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि शादी में मौजूद हर औरत ने, हर पर्सनालिटी ने वही कलर पैलेट के कलर्स जो है वो अडॉप्ट किए हुए थे। पिंक भी चल रहा है, पाउडर पिंक भी चल रहा है, रेड भी चल रहा है, ग्रीन का एक बड़ा खूबसूरत शेड जो मरियम नवाज ने पहना हुआ है चल रहा है, बहुत खूबसूरत सा कलर। येलो का बड़ा खूबसूरत शेड जो बसंती टाइप येलो है, बहुत ज्यादा पॉपी नहीं है, बहुत ज्यादा आंखों को चुभने वाला नहीं है, बड़ा स्मूथ और बड़ा मजे का कलर है जो ब्राइट भी है और स्मूथ भी है। जैसे आप कलर पैलेट की बात कर रही थी, तो हमें बताइए उसमें कौन कौन से ज्यादा कलर्स जो हैं वो पॉपी कलर्स कौन से हैं, लाइटर शेड में कौन से जा रहे हैं, और जैसे हम लोगों ने भी अगर शादी पे हमने जाना है तो हम कौन से कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं उनमें? डन। अच्छा, ब्लू बहुत ज्यादा इन है, जो ना तो रॉयल ब्लू है, ना वो नेवी ब्लू है, ना वो स्काई ब्लू है, वो थोड़ा सा ब्राइट ब्लू का शेड है, आपको आ रहा है, लोगों को भी देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इस दफा ब्लू के 2 शेड्स बहुत माशाल्लाह इन हुए में,
और इसके साथ एक है स्काई ब्लू, ठीक है, एक है सी ग्रीन, ओके, ठीक है। उसके अलावा येलो का बड़ा खूबसूरत शेड इन है, रेड है, पिंक है। जो आप देखो इनके जो कलर्स हैं वो बहुत मुश्किल हैं, नाम बड़े मुश्किल हैं, बट मैंने ट्राई ये किया है कि मैं बताने वालों को वो मेजर कलर्स बता दूं जो हमारे यहाँ समझे जाते हैं। जैसे मूंगिया ग्रीन बड़ा फेमस है, ओकर कलर्स और न्यूट्रल कलर्स में ना एक मूंगिया ग्रीन बड़ा चल रहा है। पेल कलर जो हमारा होता है, एग्जैक्टली पेल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो कलर बड़ा चल रहा है। ग्रे का एक बहुत जबरदस्त शेड है, चारकोल ग्रे जिसको हम बोलते हैं, और इसके अलावा ऑफ वाइट शेड है। ये चार हमारे जो मरून भी बहुत देखा है समन। एग्जैक्टली, मरून फिर आपके क्लासिक कलर्स में आ जाता है, ठीक है। मरून चल रहा है, ब्लू का एक बड़ा ब्राइट शेड है, ग्रीन का ब्राइट शेड है, पिंक का ब्राइट शेड है। अच्छा, इसके अलावा मेरी पैलेट में मैंने एक कलर नहीं डाला, वो है पर्पल का शेड, ओके, पर्पल और ब्लू। वो एक्चुअली इट्स अ ह्यूज, ठीक है, और ह्यूज में मिक्सचर है वो रेड और ब्लू का, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी आप किसी कलर की ज्यादा कर दें तो वो कलर निकल के आता है, वो पर्पल के शेड में भी जा रहा होता है, वो ब्लू के भी शेड में जा रहा होता है। वो बहुत इन है और वो आपको 2022 में बहुत देखने को मिलेगा, खास तौर पर वेडिंग सीजन्स में आप वो देखेंगे। इसी तरह हम इन कलर्स में अगर आते हैं तो फिर बात आ जाती है कट्स की। जी, कट्स को अवॉइड नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो नहीं अवॉइड करेंगे। आप नोट करेंगे कि इस दफा 2022 में टेल्स गायब हो जाएंगी। अच्छा, तो अभी तो इस साल हमने बहुत देखी है, बट 2022 में आप देखेंगे कि लोग उकता जाएंगे वो जो आपकी नहीं चाहिए अब हमें, बहुत हो गई है। मतलब साइकिल होती है, ट्रेंड साइकिल होती है, 3 से 5 साल की ट्रेंड साइकिल होती है, उसके बाद फिर वो रिवाइवल होता है, जो पीछे डिजाइन चल रहे होते हैं वो आते हैं। तो ये बड़े मजे की बात है कि सब आपको फिश टेल्स नहीं देखने को मिलेंगी, साइड टेल्स नहीं मिलेंगी, और वो जो एक थीम चल रही होती है पूरी के सबने एक ही जैसे कपड़े पहने, एक ही कलर के, वो भी हमें बताएं वो कैसा? वो यार वो रहेगा अच्छा कि नहीं है, रहेगा? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, अप टू यू, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल चीज है। कुछ चीजें जो है वो साइकिल में नहीं रहती, वो ट्रेडिशनल होती है, तो वो लोग फॉलो करते ही करते हैं, उसका साइकिल से या उसका ट्रेंड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक चीज होती है, कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल होता है जो ट्रेंड में आ जाता है। जैसे आपको याद होगा एक जमाने में टोपी बड़ी चली थी, तो सारी लड़कियों ने शादियों पे टोपियां कैरी की हुई थी। इसी तरह वेस्ट कोट चली तो सारे लड़कों ने वेस्ट कोट कैरी कर दी है। शॉल चली, वो एक एलिमेंट अलग से था। अच्छा, ये सारी आपकी जो चीजें हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी शलवार कमीज की लेंथ, ठीक है। जो अब ट्रेंड आ रहा है, अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो लॉन्ग लेंथ नहीं है, नॉर्मल लेंथ के ड्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न ड्रेसिंग में आपको लॉन्ग लेंथ मिलेगी। वेस्टर्न ड्रेसिंग में जिस तरह मैक्सीज हैं, हाँ एग्जैक्टली वही मैं कह रही थी, लॉन्ग लेंथ में मैक्सीज बहुत ज्यादा चल रही हैं। बाकी आप मार्केट को अगर एक्सप्लोर करें, इसका टाई एंड डाई का बहुत ट्रेंड है, तो अब आप देखेंगे कि शादियों में टाई एंड डाई के ऊपर गोटा कनारी इज वेरी इन, इज गोइंग टू बी वेरी इन, और शीशे का काम भी दोबारा से आ गया। उसके अंदर शीशे की जगह पर उन्होंने सिल्वर पन्नी देकर उसको एक खूबसूरत लेस बनाई है, वो बहुत खूबसूरत चीज आ गई। तो ट्रेंड में आपको 2022 में वो बहुत देखने को मिलेगी। मतलब जो पुराने जमाने में जो हमारी अम्मियों के कपड़े होते थे अभी भी निकालते हैं, तो इतने खूबसूरत से अभी भी होते हैं, तो वही सारी चीजें दोबारा से रिवाइवल होगा। डेफिनेटली। तो ये आपका साइकिल खत्म हो रहा है और नेक्स्ट साइकिल में आपको नए नए ट्रेंड्स मिलने वाले हैं। और अगर कैजुअल की तरफ आ जाएं, अब हम लोगों ने शादी की बात कर ली है, शादी के कपड़ों की कैजुअल में हमें फिर किस तरह का पहनना है? पहले जैसे हम जीन्स देखते थे, स्किनी जीन्स चल रही होती थी, अब बेल बॉटम भी आ गई हैं, स्ट्रेट भी पैंट्स चल रही हैं, किस तरह की? अब ये स्किन टाइट का ट्रेंड थोड़ा सा मैंने देखा है कि खत्म हो रहा है, exactly. थोड़े लूज पैंट्स की तरफ लोग आ गए वेस्टर्न ड्रेसिंग में। कोट्स जो विंटर्स में आप देखेंगे कि लॉन्ग कोट्स बहुत इन हो रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग कोट बहुत स्मार्ट लगते हैं, मर्द हो या खवातीन। विंटर्स में अगर स्वेटर्स की जगह पे फॉर्मली आपने वो कैरी किए हो। अच्छा, प्रिंस कोट का बड़ा फैशन है शादियों के हवाले से अगर मैं बात करूं, मैंने कहा मिस ना हो जाए, मैं पहले बता दूं, प्रिंस कोट बहुत खूबसूरत लगता है अगर दूल्हा पहने तो, यू नो, और वो शेरवानी की लुक दे रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली शेरवानी की लेंथ थोड़ी लंबी होती है, इसकी कोट लेंथ होती है। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है और हुई भी है माशाल्लाह। अभी भी आप देखें, हमारे बड़े बड़े इवेंट्स उठा के देखें, लोग पहन रहे हैं। तो जो कैजुअल की बात हो रही है, कैजुअल में अगर हम ऑफिशियल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें आप देखोगे कि जो फैब्रिक्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें विंटर्स कॉटन आ गई है। कोशिश करनी चाहिए, ये मेरी सजेशन है प्रोफेशनल्स के लिए, इफ यू लव टू कैरी प्रिंटेड थिंग्स तो आप उसको कैरी कर सकते हैं प्लेन सूट के साथ। जिस तरह मुनीबा आपका ड्रेस किस कदर एलिगेंट लग रहा है, आपने प्लेन के साथ प्रिंट को मैच किया हुआ है, तो ये चीज बहुत क्लासिक लगती है।
प्रिंट बहुत ज़्यादा पहनते तो आप गायब हो जाते हैं, प्रिंट ही प्रिंट आउट हो जाता है, ना बाहर निकल के प्रिंट आता है, आपकी पर्सनालिटी गायब हो जाती है। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, हमारी जितनी भी खवातीन है वो ये कोशिश करें कि वो प्लेन्स के तरफ आए, प्रिंटेड शॉल्स ले लें, जो मेट्रिकल ड्रेसेस पहन लें, ये उनके लिए बहुत कॉम्बो बना लें। जरूरी नहीं है कि आपने तीनों चीजें जो है शलवार कमीज दुपट्टा जो आप लोगों ने प्रिंटेड ही लेनी है, आप कॉम्बिनेशन करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे साथ समन असद मौजूद थी, इमेज कंसल्टेंट है। समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रही हैं, और उम्मीद करते हैं जनाब आपके जितने भी सवालात थे, जो भी कंफ्यूजन थी, वो दूर हो गई होगी। और जिस तरह समन ने बात की है कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हमने किस तरह ड्रेसिंग करनी है और बाकी जगह पर हम लोगों ने कैजुअली किस तरह अपने आप को ड्रेसअप करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी जो पर्सनालिटी है वो अच्छे तरीके से उभर कर सामने आए। और जनाब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर नाजरीन। और कुछ बात करनी है जहनी सुकून और इत्मीनान के हवाले से। तो इंसान के इर्द गिर्द का माहौल ही उसके लिए सुकून का बाइस बनता है और डिप्रेशन का भी बाइस बनता है। तो हमारी जो सराउंडिंग्स होती है वो हमारी ज़िंदगी और शख्सियत पर बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। और अल्लाह ताला ने इंसान को स्टैटिक सेंस से भी नवाजा हुआ है, और जो हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश में रहती है जो उसके लिए सुकून का बाइस बने, और उसमें रोशनियों का जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रोशनी मेरे ख्याल से किसको नहीं पसंद होती, और अगर यही रोशनी हमें रंग बिरंगी खूबसूरत और स्टाइलिश कैंडल से मिल रही हो तो जनाब फिर क्या ही बात है। तो जनाब कैंडल्स मेकिंग अब बाकायदा एक कारोबार भी बन चुका है, जिसकी भरपूर मांग है इस वक्त मार्केट में। और अगर आपने अपना घर सजाना है, रोशनियाँ फैलानी है या किसी को तोहफा देना है, तो इन खूबसूरत कैंडल्स का कोई नेमो बदल नहीं है। तो आज हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है एक ऐसी ही मेहमान जो कैंडल मेकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, ऑनलाइन कारोबार करती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनहा नबील हैं, जो कैंडल आर्टिस्ट हैं। मनहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मनहा, आप सिर्फ 16 साल की, इतनी छोटी सी, मैं तो बच्ची इसको कहूँगी मनहा। आप मतलब 16 साल की उम्र में जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, स्टडी कर रहे होते हैं और खेल कूद रहे होते हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कैसे, क्या सोच थी इसके पीछे? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मामा थी, जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, और मैं शुरू से ऐसी सराउंडिंग में मेरा बचपन गुजरा है आर्ट से रिलेटेड। और हर वक्त मतलब वो जब इंटीरियर करती थी तो मैं सोचती थी कि इनके अंदर एक चीज़ बिल्कुल मिसिंग है, जो कैंडल्स हैं। वो ऐड करती थी बट इतनी सेंटेड नहीं होती थी, या मुझे बहुत इंटरेस्ट था और मैं चाहती थी कि मैं सेंटेड कैंडल्स बनाऊँ जिनकी बहुत ज़्यादा सेंट हो। और फिर मुझे भी मामा से, मैंने उनको बताया कि मैंने मतलब जो इंस्पिरेशन आपको मिली वो मामा से मिली, मामा की वर्क से मिली। जी ऐसे ठीक है। और फिर मेरी मामा को बहुत पसंद थी कैंडल्स, तो मैंने कहा कि अपनी मामा को सरप्राइज ही दे देते हैं, मैं बनानी शुरू कर देती हूँ। तो फिर कब आपने कहा कि अब मैंने इसको प्रोफेशनली जो है कोई बिजनेस करना है इसका? पहले क्या आप बनाती रहती थी घर पे कैंडल्स? मैंने सिर्फ सोचा और मैंने वीडियोस देखनी शुरू कर दी, और मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ। बट वो यही मसला ना, वीडियोस होती थी बाहर की कंट्रीज़ की, और फिर मैं श्योर नहीं थी कि सप्लायर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या यहाँ पे कोई बायर्स भी होंगे या क्या इसका सिस्टम होएगा ना। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि किस वैक्स के साथ क्या यूज़ किया जाएगा और क्या टॉक्सिक है क्या नहीं, क्योंकि कैंडल्स को तो फिर बहुत तरीक़ों से देखना पड़ता है कि मतलब वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, उनकी सेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, देखने में बहुत अच्छी लगे। तो मनहा, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मैंने जुलाई में शुरू किया था। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल से कोविड में ही आपको ज़्यादा भी आया होगा। तो मुझे बताइए कि जो कैंडल्स मैं देख भी रही हूँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, स्पेशलिटी क्या है इसमें? क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करती हैं या किस चीज़ से ये बनती है? ये बेसिकली 100% सोया वैक्स से बनती हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो इनहेल जो करते हैं जिनको फॉर एग्जांपल कोई एस्थमा टाइप प्रॉब्लम भी है, उनके लिए ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। अच्छा। इवन ये कैंडल्स बेबीज के लिए भी टॉक्सिक नहीं है, बट वो प्रेफरेबली होता है कि बच्चों के अराउंड नहीं चलानी चाहिए। बट दीज आर नॉट टॉक्सिक एट ऑल। इसमें जो सेंट्स भी डलती हैं, इवन A to Z एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। कोई भी चीज तो ये पाकिस्तान से मिल जाती है इजीली यहाँ से? मुझे तो सोर्स करनी पड़ती है बाहर से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी वैरायटी नहीं है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे होनी चाहिए ताकि लोगों के को ये आइडियाज़ भी आएँ जो बाहर की कंट्रीज़ में
चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, स्मॉल बिजनेसेस, यहाँ सप्लायर्स बहुत वैरायटी नहीं मिलती। तो आपके पास कितनी वैरायटी की जो है कैंडल्स हैं, कितनी वैरायटीज की आप बनाती हैं कैंडल्स? मैं बेसिकली जार कैंडल्स ही बनाती हूँ, ठीक है, और 10 में भी होती हैं मिनी कैंडल्स, और उसका ये होता है उसमें सेंट्स की बहुत वैरायटी है मेरे पास। ठीक है, किस तरह का तो scents फ्रूटी होते हैं? सेंट्स, ऊद, वुडी टाइप और फ्लोरल सेंट्स, मतलब अच्छा। हर तरह की सेंट आपको मिलेगी। तो उसमें ये होता है कि लोगों का टेस्ट के मुताबिक उनको जो पसंद आती है फिर वो वाली सेंट। तो सबसे, अगर मैं पूछूं तो सेंट्स में अगर पूछा जाए तो सबसे हॉट फेवरेट लोगों का क्या है जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की हो कि हमें ये वाला चाहिए? जी बिल्कुल, फ्लोरल में वाइट मास्क है, उसमें फ्लोरल ब्लेंड है वो सेंट्स का, और फ्रूटी में स्पाइस्ड एप्पल बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है, और इसके अलावा ऊद यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि मिडिल ईस्ट का है, और मे बी उनके भी वहाँ पे काफ़ी इस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे हर घर में ऊद होता है। तो यहाँ लोग यूजुअली ऊद नहीं चलाते बट ऊद कैंडल्स चला लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी जो सेंट की जो वैलिडिटी है या इसकी जो खुशबू होती है वो कितने आवर्स की होती है? मतलब होता है ना, कोई 50 आवर्स के लिए भी होते हैं, 70 आवर्स के जो लिए भी। बेसिकली ये जार्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली 275 ml होंगे, और इनकी वैलिडिटी है 50 to 60 आवर्स। अच्छा, और इनको 50 to 60 आवर्स इनका बर्न टाइम होता है, बट यूजुअली बर्न टाइम एक्सटेंड हो जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके यूज़ पे कि आप उसको रेगुलरली विक्स को ट्रिम करो, और इस तरह होता है बस। अच्छा, मतलब Care इसका भी होती ख्याल है रखना candle पड़ता है। बहुत केयर होती है, अगर आप केयर नहीं करोगे तो वही वाली कैंडल जल्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा। और जितनी केयर करोगे उतनी वो तो ज़्यादा मतलब long फिर lasting ये तो हमें वही एक नई चीज़ हमें पता चली है कि इसकी केयर भी करनी पड़ती है। तो किस तरह केयर करें, मतलब जो देखने वाले हैं वो अपनी कैंडल्स की या जिन्होंने आपसे खरीदनी है वो किस तरह केयर कर सकते हैं? इसको एक टाइम के ऊपर 4 आवर्स से ज़्यादा के लिए बर्न ना करें, ठीक है। थोड़ी सी ब्रेक दे के फिर बर्न करें, और दूसरा विक्स को रेगुलरली हर यूज़ के बाद आपने ट्रिम कर देना है, या अच्छा। फिर आपको जलाने से पहले एक दफ़ा आपने ट्रिम कर ली विक। उससे ये होता है कि जो विक बर्न हो जाती है वो ज़्यादा एसेंस अब्जॉर्ब कर लेती है सेंट्स अंदर अच्छा। से। तो जब छोटी विक होएगी तो वो कम अब्जॉर्ब करती है, बाहर ज़्यादा थ्रो देती है। तो इसमें और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी था जब मैंने शुरू किया। तो जाहिर है मैंने एक तो चीज़ ये है कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने सिर्फ अपनी सेविंग्स लगाई थी इसके ठीक लिए। है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा कहा कि हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, तुम स्टार्ट करो। मैं ठीक है, मुझे खुद करना है, तो मैं अपने उन पे खुद कुछ करना चाहती थी। तो मतलब इमाम बाबा शुक्र है बहुत सपोर्टिव हैं, और उन्होंने मुझे कभी उस तरह नहीं कहा कि मेरा स्टडीज़ के साथ क्लैश हो रहा है और ये वो। मतलब उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं आप Support ये किया। बिजनेस भी अपना करो और स्टडी को भी टाइम दो। उनको पता था कि ये मैं मैनेज कर लूँगी, शायद इसीलिए मुझे अलाउ कर दिया, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ को भी फिर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती। अच्छा, क्योंकि मुझे घर वालों का सपोर्ट हो तभी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, Exactly. अकेले कुछ नहीं कर सकते मेरे ऐसे ही ख्याल से। तो इसको एक कैंडल को बनाते हुए कितना टाइम लगता है? कैंडल को टाइम एक को बनाने में भी उतना ही लगता है आई थिंक जितना बल्क में बनाने में लगता ठीक है। है। तो मैं यूजुअली बल्क में बनाती हूँ, अच्छा, और लग जाता है आधा दिन तो लग जाता है, मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। किसके स्टेप्स होते हैं, पहले आप विक करो और ओके। फिर जार्स मतलब को साफ कितने करो घंटे कितने लगते हैं इसको बनाते हुए? तकरीबन अगर बल्क ऑफ 100 बनाना है हाँ। मैंने बड़ी कैंडल्स का ठीक जो है। 275 ml है, उनको लग जाएगा आई थिंक 5 to 6 आवर्स तो लग ही जाते हैं। अच्छा, और देन इसको ड्राई होना है, इसमें एसेंस इसको ड्राई करने के लिए इसको आपको एटलीस्ट 1 वीक रखना पड़ता है, ओके। ताकि उसकी सेंट पूरी मतलब पूरे जार में अब्जॉर्ब हो जाए और फिर बहुत अच्छी सेंट थ्रो आए। तो सेंट्स जो है वो यहाँ से मिल जाती हैं इजीली? बिल्कुल ये भी वो नहीं मिलती, भी पाकिस्तान से बाहर import से सोर्स करनी- करनी पड़ती है। यहाँ पे तो यही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे वैरायटी नहीं है। अच्छा। यहाँ पे मुझे लग रहा है होना चाहिए, अगर होगा तो फिर लोग इनकरेज होंगे कि बिजनेसेस शुरू करें। तो जैसे आपने वहाँ स्टार्ट किया कोविड में और ऑनलाइन ही स्टार्ट किया है, तो किस तरह का फीडबैक किस तरह का आया लोगों का, फैमिली का किस तरह, जो सराउंडिंग में फ्रेंड्स थे उनका किस तरह आया? मेरी फैमिली तो इमीडिएट फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी। जाहिर है फिर दूर दूर की फैमिली में थोड़ा सा होता है कि इतनी छोटी बच्ची है, इसको पढ़ना चाहिए हाँ। और ये वो। बट मेरे पेरेंट्स शुरू से कहते थे कि बच्चे की एज मैटर नहीं करती, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए उसको। तो वो चाहते थे कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट हूँ और मैं अपना कोई टैलेंट शोकेस करूँ, क्योंकि कोविड था और उस टाइम पे तो सब इतने फ्री होते थे और इतना हमारे पास फ्री टाइम होता था, पढ़ाई भी हो जाती थी उसी टाइम में, और उसमें हम बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो घर के अंदर ही लेकिन कुछ करना पढ़ाई में पड़ता आप ओ लेवल्स कर रही हैं तो वो जी। बड़ा मुश्किल कहा जाता है। तो जाहिर है। उसमें सारे पेरेंट्स यही कहते हैं कि नहीं इतनी मुश्किल पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, कोई दूसरी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। और अब मेरा ओ लेवल्स का लास्ट ईयर है, मेरा मई जून में ओ लेवल्स भी खत्म हो जाएगा, फिर ए लेवल्स उससे बड़ा स्टेप है। हाँ। तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ कि मैनेज किस तरह मैं करूँगी, बट इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा मैनेज। और जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमाइज्ड भी करवाते हैं क्या?
हाँ जी, कैंडल्स कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी होते हैं, जिस तरह किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल न्यू ईयर्स के लिए कोई बल्क ऑर्डर दिया है और इस तरह होते हैं, बट वो यूजुअली फिर कंपनीज कहती हैं कि आपने भी पोस्ट नहीं करना और ये वो फिर उनकी कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए वो, तो उसमें होता है। बट यूजुअली लोग ऑर्डर करते हैं, मुझे लंदन से भी बहुत ऑर्डर्स आते हैं, मेरी कैंडल्स लंदन तक चली गई। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मनहा, जो आपको जो बहुत से लोग देख भी रहे होंगे और यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहते हो कि वो किस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं? अपनी सेविंग्स पहले स्टार्ट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट हो, और फिर आप, मैं तो कहूँगी खुद से शुरू करेंगे तो आपको होगा कि अगर पैसे आपके नीचे भी जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि अपने पैसे नीचे जा रहे हैं, इनको ऊपर लेकर आना है। तो मतलब अपनी सेविंग्स करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें बिजनेस में, और अपना जो भी टैलेंट है अगर आपको लगता है वो वर्थ इट नहीं भी है तब भी शुरू करें। ठीक है, अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए ताकि आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ मनहा नबील मौजूद थी, कैंडल आर्टिस्ट है। मनहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और इसी तरह आप अच्छा काम करती रहें।